हॅलो फ्रेंड्स, माझं यूट्यूब चॅनल सोनी ट्युटोरियलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर चला आज आपण FYBA HEN हेन 101 हिंदी व इंग्रजी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम यामधून IMP टॉपिक्स बघू. अभ्यासाला सुरुवात करण्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर कमेंट करा. सबस्क्राईब केल्याने तुम्हाला सर्वात आधी माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही सबस्क्राईब केल्याने मला आणखी व्हिडिओ बनवायला प्रोत्साहन मिळेल आणि जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. राष्ट्रभाषा, व्याख्या, व्याप्ती व स्वरूप. लेसन क्रमांक 1 हिंदी. राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और संपर्क भाषा. राष्ट्रभाषा, व्याख्या, व्याप्ती और स्वरूप IMP टॉपिक्स मी तुम्हाला वाचून दाखवते. ते तुम्ही लक्षात ठेवून मनाच्या भाषेत तुमचे पेपरमध्ये उत्तर लिहायचे. पेपर कोरा लिहायचा ठेवायचा नाहीये. जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता समझ बोल सकती हो तथा जो भाषा उस देश की संस्कृति की अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है. राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में निम्नलिखित 5 गुण चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे. 1. उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सके. 2. वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो. 3. वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो. 4. सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो. और 5. ऐसी भाषा को चुनते समय आर्जी या क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए. यह सारे गुण हिंदी भाषा में मौजूद है, परंतु सामान्य लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं. राजभाषा केवल राजकाज के मामलों में प्रयुक्त होती है तो राष्ट्रभाषा का उपयोग उससे अधिक विशाल क्षेत्र में होता है. जैसे हमने देखा कि भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन सही अर्थ में राजभाषा तभी सिद्ध होगी जब केंद्र अपने सारे काम हिंदी में करने लगे और सभी प्रदेश सरकारें केंद्र के साथ अपना कारोबार हिंदी में ही करते रहे. भारत सरकार जब अन्य देशों के साथ अपना व्यवहार हिंदी में ही करेगी तब सही अर्थ में ही हिंदी राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी होगी. दूसरे विभिन्न प्रांतों की विभिन्न भाषी जनता जब आपस में संपर्क के लिए हिंदी का ही उपयोग करेगी तभी वह यथार्थ रूप में राष्ट्रभाषा बनेगी. राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक होती है. हर राष्ट्र को अपनी पहचान के लिए उसकी भूमि, उसका संविधान, उसका झंडा और उसकी भाषा चाहिए. जिस तरह राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व और राष्ट्रीय ध्वज को हम सम्मान का स्थान देते हैं, वैसे ही सम्मान राष्ट्रभाषा का भी होना चाहिए. डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने राष्ट्रभाषा की व्याख्या करते हुए यह कहा था, जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है. वस्तुत ऐसी राष्ट्रभाषा का ही दूसरा नाम संपर्क भाषा होता है. जब किसी भी राष्ट्र की केंद्रीय सरकार अपने सभी कामकाज के लिए जिस भाषा को संपर्क माध्यम के रूप में चुनती है वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है. हिंदी को राष्ट्रभाषा का सही सम्मान तभी प्राप्त होगा जब हमारे दिमाग पर चढ़ा अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठता का भूत उतर जाएगा और हम बजाय अंग्रेजी के हिंदी में बातचीत तथा भाषा व्यवहार करना गौरव की बात समझेंगे. स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रभाषा और हिंदी एक रूप मानी जाती थी. यह हमारा राष्ट्रभाषा, व्याख्या, व्याप्ति और स्वरूप का टॉपिक खत्म होता है. अब हम अगला टॉपिक देखेंगे. उसी लेसन में से दूसरा टॉपिक है संपर्क भाषा, व्याख्या, व्याप्ति और स्वरूप. जिस भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ नित्य संपर्क स्थापित करते हैं उसे भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है. भारत बहुभाषी देश है. भारतीय संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है. इतने दीर्घ काल में यहाँ कितने ही धर्म, पंथ, जातियाँ, उपसंस्कृतियाँ, विविध भाषिक समूह निर्माण हुए और एक दूसरे में घुल मिल गए. भारत की यह समन्वित संस्कृति ही उसकी सबसे बड़ी विशेषताएं है. इस महादेश में लगभग 1200 भाषाएं
और बोलियां बोली जाती है। इनमें इनके अलावा अलग अलग प्रांतों की 17 श्रेष्ठ साहित्यिक भाषाएं है। इतनी बहुभाषिक देश में सभी लोग परस्पर व्यवहार ठीक ढंग से कर सके, इसलिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में कभी स्कूल संस्कृत ने तथा पाली और प्राकृत भाषा ने संपर्क भाषा का कार्य किया था। इन भाषाओं का उपयोग जैसे जैसे सीमित होता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे हिंदी ने उनका स्थान ग्रहण किया। दक्षिण भारतीय संतों ने, जिनमें वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानुज, रामानंद इत्यादि थे, हिंदी के माध्यम से ही अपना संदेश पूरे देश में प्रसारित करते थे। मध्ययुग के भक्ति आंदोलन में लगभग हर प्रांत के भक्तों ने हिंदी का अपनाया। महाराष्ट्र के नामदेव, गुजरात के स्वामी दयानंद नरसिंह मेहता, राजस्थान के दाद्युदयाल मीरा, पंजाब के गुरु नानक, असम के शंकरदेव आदि असंख्य संतों, भक्तों, सिद्धों और नाथों ने हिंदी को भी अपनाया। पूरे मध्यकाल में हिंदी सभी स्तरों पर एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही थी। राजकारभार में इसका अरबी फारसी शब्दों से संयुक्त रूप उर्दू का उपयोग होता था। स्वतंत्रता संग्राम में तो हिंदी भाषा ने ही इस महादेश को एक सूत्र में बांधा था। स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम सेनानियों ने हिंदी के माध्यम से ही अपनी भावनाएं देश के कोने कोने तक पहुंचाई थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य शीतमोहन सेन, आचार्य विनोबा भावे आदि सारे दिग्गज नेताओं ने हिंदी भाषा को ही अपने विचार वहन का मुख्य माध्यम माना। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार के निमित्त यात्रा करने वाले प्रवासी इसी भाषा में व्यवहार करते थे। दक्खन के तथा महाराष्ट्र के कितने ही राज दरबारों में हिंदी का ही प्रयोग होता था। दक्षिणी हिंदी और उर्दू दोनों हिंदी के रूप है, सो अपनी विविध बोलियां के साथ हिंदी पूरे भारत में एक संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित थी और आज भी है। वैसे हमारे देश की सभी महान भाषाएं अपने अपने स्तर पर विकसित हो रही है, पर इन सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम हिंदी को करना है। वही संपर्क भाषा की भूमिका बखूबी निभा सकती है। अब विदेशों में भी हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में भी हिंदी स्वतंत्र विभाग है। हमारे विदेशी दूतावासों में हिंदी का प्रयोग होता है। चीनी के बाद हिंदी वह भाषा है जो विश्व में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। यूनो अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी की व्यापकता और महत्व को स्वीकृति दी है। अंत हिंदी अब केवल भारत की वरन पूरे विश्व की संपर्क भाषा बनने की दृष्टि से विकसित हो रही है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेते हैं। अब यहाँ हम रुकते हैं।